अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने बात की थी मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो आज हम इसमें ज़रा एक पॉइंट मैंने इस पे हाईलाइट भी किया था, लेकिन बताना ये मैं भूल गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की एविडेंस हमें इस एक्सप्रेशन से वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 RT और एम से कैसे मिलते हैं। यहाँ से हमें ये पता है कि वी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। जो गैसेस मॉलिक्यूल जिनका मास बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू इट्स वेट, वो अर्थ के सरफेस के साथ अटैच रहते हैं। और जिन मॉलिक्यूल का जिन गैसेस मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा नहीं होता, यानी वी आर एम एस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगर जो हेवियर मॉलिक्यूल हैं वो क्या हैं, वो अर्थ के सरफेस पे ही रहते हैं, और जो लाइटर हैं तो वो ऊपर हाइट पे ही रहते हैं। ठीक है। तो जो जैसे हाइड्रोजन गैस है तो ये हमें अर्थ सरफेस पे नहीं मिलती। इस तरीके से बाकी जो नाइट्रोजन है तो ये थोड़ी हाइट पे हमें मिलती है। लेकिन जो हेवियर है, जो हम इनहेल करने के लिए यूज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन जिसका मास ज़्यादा है, तो इसलिए वो हमारे पास अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है। इसके बाद एक और है कि एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ के सरफेस के साथ, ये है ड्यू टू ग्रेविटेशन। बाकी जो प्लैनेट्स है उन पे ये एटमॉस्फेयर लेयर नहीं होती, क्योंकि एक चीज़ होती है एस्केप वेलोसिटी फॉर पर्टिकुलर प्लैनेट्स। इसका फार्मूला कुछ तरीके से है 2G R। तो हमारे पास अर्थ के लिए इसकी वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर हम किसी गैस के लिए, जो हमारे पास हमने फार्मूला वी आर एम एस इज इक्वल टू 3 RT/m। अगर हम गैसेस के लिए जो कि अर्थ की यानी जो सरफेस पे हैं, उनकी जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ है, वो अर्थ की स्केप वेलोसिटी से क्या आते हैं, कम आते हैं, जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस से स्केप नहीं करते। लेकिन जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनकी स्केप वेलोसिटी इतनी कम है कि ये मॉलिक्यूल जो गैस के, वो उनकी सरफेस से स्केप कर जाते हैं। उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू दिस स्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट्स, जिसकी वजह से वो उसकी सरफेस पे रिजाइड नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो यानी हम पे इस यहाँ से पता चल जाता है कि वो उन जो प्लैनेट्स हैं उन पे गैस मॉलिक्यूल क्यों नहीं है, या एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये बात हमने पहले की थी कि जो गैसेस सिस्टम होता है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है थर्मोडायनामिक्स, तो इसमें गैसेस मॉलिक्यूल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इनकी मास सेम होता है, ये एक आइसोट्रोपिक मीडिया बना रहे होते हैं, इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, लेकिन इनकी वेलोसिटी क्या होती है, सेम नहीं होती। तो इनके वजह में हमें इस तरीके से गाउसियन प्रोफाइल मिली थी किसी भी लेज़र लाइट की, कि अगर हम इनके एटम को एक्साइट करते हैं और फिर डी एक्साइट, फिर जो लाइट इमिट होती है, तो जब हमने इसका प्रोफाइल देखी तो एक गाउसियन प्रोफाइल हमें मिल रही थी, जिससे साबित होता है कि इसकी एक वेलोसिटी नहीं है, इनकी एक रेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो मैक्सवेल ने इन रिज़ल्ट को मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से, मैक्सवेल और बोल्टमैन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उनको इस तरीके से मॉडल किया। तो उन्होंने कौन कौन से स्टेप किए और कौन कौन से अजम्पशन किए इनको डिराइव करने में। तो आज हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। जी, तो फर्स्ट है इसकी फर्स्ट अजम्पशन कि इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द मॉलिक्यूल हैव कंप्लीट रैंडमनेस ऑफ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। कि हाँ जी, कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट है तो मॉलिक्यूल जो है कंटिन्यूसली रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट है इनकी, और रैंडम वेलोसिटीज़ है। देयर इज़ ए नो मास मोशन और कन्वेक्शन करंट इन द बॉडी ऑफ द गैस। हाँ जी, कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, कि मतलब जिस तरीके से कहते हैं कि गैस की जिस तरह एक पॉइंट पर डेंसिटी ज़्यादा होती है और दूसरे पॉइंट पर डेंसिटी कम होती है, तो यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है
जो हमारे पास, तो कि ज़्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो कम कंसंट्रेशन की तरफ गैस मॉलिक्यूल मूव करते हैं। तो ऐसा कोई केस नहीं है, बल्कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यानी डेंसिटी ग्रेडियंट या प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है कि यहाँ पे कन्वेक्शन यानी मैस कन्वेक्शन इसको कहते हैं, कि ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाले पॉइंट की तरफ गैसेज मॉलिक्यूल मूव करना शुरू कर दें। ऐसा कोई केस हमारे इस सिस्टम में नहीं है। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि the probability of molecule having x velocity component, say after a very large number of collision, does not depend upon the y and z component of velocity। हाँ जी, कि जितनी अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में मोशन है या y डायरेक्शन में मोशन है या z डायरेक्शन में, तो ये क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। कि कोई गैसेस मॉलिक्यूल अगर x डायरेक्शन में है, ठीक है, तो वो y डायरेक्शन वाले को अफेक्ट नहीं करा, इस तरीके से z डायरेक्शन वाले को अफेक्ट नहीं करा। ये इंडिपेंडेंट मोशन है गैसेस मॉलिक्यूल की, एक प्रोबेबिलिस्टिक नेचर है। और फिर कहते हैं जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, वो ये कहता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए मॉलिक्यूल सेलेक्टेड एट रैंडम हैज़ वेलोसिटी कंपोनेंट इन द गिवन रेंज इज ए फंक्शन ओनली ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट। हाँ जी, कि जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी, वो वेलोसिटी का जो फंक्शन होगा वो क्या है, वो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द विड्थ ऑफ द दैट इंटरवल, कि कौन से रेंज में गैसेस मॉलिक्यूल, कितनी लेंथ इंटरवल में गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद द गैस मॉलिक्यूल हैज़ नो वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी। जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, गैस मॉलिक्यूल की रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोड नहीं है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे वो मोड कंट्रीब्यूट नहीं करते एनर्जी में। तो हम लो टेम्परेचर पे अगर गैस मॉलिक्यूल कोलाइड भी करें, तो हमारे पास इनका टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से कि वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोड एक्साइट हों, तो हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। जो हमारे पास नॉर्मल मोड है, यानी हम सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेट जो एनर्जी है हम उनको कंसिडर करेंगे। रोटेशनल और वाइब्रेशनल हायर टेम्परेचर पे एक्साइट होते हैं, लिहाजा ये रूम टेम्परेचर में कंट्रीब्यूशन की नहीं होगी। और जो कोलिजन है उनसे भी इतना टेम्परेचर जो एक जिसे कहते हैं कि यानी ख़ास कोई टेम्परेचर राइज नहीं होता, इसलिए हम उनको भी कोलिजन के बाद भी कोई जो वाइब्रेशनल या रोटेशनल मोड की जो रोटेशनल एनर्जी है हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे जी। अब यहाँ पे वो कहता है कि कंसिडर करते हैं कि एक गैस है हैविंग एन मॉलिक्यूल इनक्लोज इन ए वेसल ऑफ आर्बिट्रेरी शेप, ठीक है, एंड मूविंग रैंडमली टू ईच मॉलिक्यूल वी अटैच अ वेव वेक्टर विच रिप्रेजेंट इट्स वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज शोन इन फिगर 1.7 ए। तो ये कहते हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल क्या है, एक रैंडमली मूवमेंट है इनकी, और हमने इसके साथ अगर एक वेक्टर एसोसिएट कर दें, तो वेक्टर यहाँ पे जिस तरीके से गैसेस मॉलिक्यूल इस फिगर में रैंडम इनकी मोशन है, तो और रैंडम एक डायरेक्शन है इनके साथ, वे वेक्टर जो है जो इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि ये इनकी रैंडम डायरेक्शन है। तो ये बात स्नेक स्केच यानी एक मॉडल जब भी हम बनाते हैं तो हम इसका एक प्रैक्टिकल मॉडल के तौर पर जो है, ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको समझ लेते हैं। तो ये उसने कि हर गैसेस मॉलिक्यूल का एक वेक्टर है, वे वेलोसिटी वेक्टर, और रैंडम डायरेक्शन में है, ठीक है जी। इसके बाद फिर वो क्या कहता है कि which represents its velocity in magnitude and direction, we then transfer these vector to a common origin. In doing so, we use the property that a vector remain unchanged when it's translated parallel to itself. We represent these molecules on a velocity diagram with Ox, Oy, Oz as the coordinate. Here dv is। फिर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हमने जिस तरीके से हम वेक्टर्स की एडिशंस या कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, तो हम वेक्टर्स को क्या कर लेंगे, एक कॉमन ओरिजिन पे ले आएंगे। जैसे अगर आप इस पोजीशन से इस पे ले आते हैं, तो वेक्टर की डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड का आपने ख्याल रखना है। हम वेक्टर को एक
क्या कर लेंगे, एक कॉमन ओरिजिन पे ले आएंगे। जैसे ये यहाँ पे इस पॉइंट पे रैंडम डायरेक्शन में थे, तो जो वेक्टर यहाँ पे जिसकी डायरेक्शन इस साइड पे थी लेफ़्ट पे, तो हमने उनको कॉमन ओरिजिन पे लिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन वही रखी थी, उसकी मैग्नीट्यूड वही। तो ये कॉमन ओरिजिन पे सारे आ गए हैं, ठीक है, एक सेंटर पे। तो ये बात वो कर रहा है। अच्छा जी, वी रिप्रेजेंट दीज मॉलिक्यूल ऑन ए वेलोसिटी डायग्राम विद ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जी। ज़ाहिर बात है 3 एक्सिस है, तो ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जी। जैसे अगर आप फिगर सी में देखें तो ये ओ एक्स ओ वाई ओ जी, तो ये हमारे पास कोई वो कहता है कि हम एक एलिमेंट लेते हैं। नोट दैट ईच मॉलिक्यूल ईच वेलोसिटी वेक्टर विल बी डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। कि अगर हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें तो ज़ाहिर बात है अगर वो 3 स्पेस में है तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होंगे, वी एक्स वी वाई वी जी। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस है तो ज़ाहिर बात है इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए। अब अगर 3 डायमेंशन तो ज़ाहिर बात है इनका एक रिजल्टेंट भी होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ज़ाहिर बात है जिस तरीके से आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट का आप रिजल्टेंट लेते हैं तो हमारे पास उनका एक एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जी कंपोनेंट का स्क्वायर वो इक्वल होना चाहिए एक रिजल्टेंट के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि द नंबर ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंडिंग इन एलिमेंट डी वी इज इक्वल टू, ज़ाहिर बात है अगर एक वेलोसिटी स्पेस की बात करें तो इसके एक डी वी एक्स कंपोनेंट होगा, डी वी वाई एंड डी जी। तो हमारे पास एक वॉल्यूम कम एलिमेंट्स बन रहा है कि अगर हम इसका स्मॉल पैच ले लें जिसके डी वी एक्स के लाएंगे एक डायरेक्शन, डी वी वाई एंड डी वी जी गिव्स द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल whose velocity lie between given limits v to v plus delta mu after a large number of collision among identical molecule। फिर वो कहता है कि it means that we have to calculate the number of molecules simultaneously having velocity component in the range vx to vx plus dvx। कि अगर हम एक वेलोसिटी की रेंज की बात करें जिनमें हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी वी एक्स along x direction and vy to vy plus dvy in y direction and vz to vz plus delta vz into z direction। फिर यहाँ पे वो कहते हैं assumption 4 state that above implies that fraction of molecule having velocity component in the range vx to vx plus dvx is equal to f of vx into delta vx। ये बात थोड़ी बहुत समझने वाली है कि वो कहते हैं कि हमारे पास डी एन सब ऑफ वी एक्स, डी एन वी एक्स कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ओवर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एफ, जो कि हमें पता नहीं है लेकिन फंक्शन है वेलोसिटी एक्स का इनटू डेल्टा वी एक्स कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि एक्स डायरेक्शन में है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी फ्रैक्शंस है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट इन द रेंज वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स, जिनकी वेलोसिटी वी एक्स से लेके वी एक्स प्लस डी वी एक्स तक है। तो हमने इसको लिखा एफ ऑफ वी एक्स फंक्शन से। ये हमें पता नहीं है कि एफ ऑफ वी एक्स क्या है, लेकिन ये हमें पता है कि ये जो फंक्शन है ये वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा बहुत अरेंज कर लें डेल डी एन इंटू वी एक्स इज इक्वल टू, तो ये एन जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एन इंटू एफ ऑफ वी एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स 1.28 इक्वेशन से को लेकर है जी। इसके बाद यहाँ पे उसने क्लियरली लिखा भी है कि डी एन वी एक्स इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट इन द रेंज वी एक्स एंड वी एक्स प्लस डी वी एक्स कि डी एन जो है ये उन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद है जिनकी वेलोसिटी वी एक्स से लेके वी एक्स प्लस डेल्टा म्यू एक्स है
वेयर n इज़ द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड f इज़ एन अननोन फंक्शन विच वी हैव टू डिटरमिन, जो कि हमने डिटरमिन करना है। अब याद रखें कि f ऑफ वी एक्स अगर हम x कंपोनेंट के लिए कर रहे हैं तो ये जो, क्योंकि हमारे पास इन्वायरमेंट सेम है, y कंपोनेंट के लिए भी इस तरीके से होगा f ऑफ वी वाई, और इस तरीके से z कंपोनेंट f ऑफ वी z। तो अगर हमें f ऑफ वी एक्स कंपोनेंट फाइंड करने में का सक्सेसफुल हुए तो इस तरीके से हम सिमेट्री से f ऑफ वी वाई एंड फंक्शन जो कि f ऑफ वी z, तो ये भी हम फाइंड कर लेंगे। फिर वो कहता है कि मैथमेटिकली ये जो हमारे पास है डी एन वी एक्स ओवर एन डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए मॉलिक्यूल विद एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टू द रेंज वी एक्स प्लस डी म्यू एक्स। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो एक नंबर ऑफ पार्टिकल। प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि जो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से कि डी एन वी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जो कि एक्स डायरेक्शन में डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये कहते हैं प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग ए मॉलिक्यूल विद एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम रेंज वी एक्स टू वी एक्स प्लस डेल्टा म्यू एक्स। ये तो एक प्रोबेबिलिटी जिस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो कहते हैं लेट्स डिनोट इट बाय द सिंबल पी एक्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है एक किस्म की कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में वी एक्स से लेके वी एक्स प्लस डेल्टा म्यू एक्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो हम इसको लिखते हैं पी एक्स से। और फिर वो कहते हैं वी अफेक्ट वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे कहते हैं प्रोसीडिंग फर्दर, इसको अगर मैं मिटा दूँ तो कहते हैं प्रोसीडिंग फर्दर वी नोट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट वी एक्स डज नॉट in any way affect velocity y component of vz. Since these are mutual, perpendicular and independent to each other, we can write the expression for the probability that a molecule having velocity component in the range vy to vy plus dvy and vz to vz plus delta vz। हाँ जी, तो ये कहते हैं कि ये जो हमने अगर डेल्टा एन सब वी एक्स ओवर एन को अगर हम लिखते हैं पी एक्स, तो इस तरीके से तो वाई के लिए भी लिखें, क्योंकि वाई के लांग भी गैसेस मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, जी के लांग भी मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम प्रोबेबिलिटीज जो फंक्शन है लिख सकते हैं। यानी डी एन वी वाई ओवर एन, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, पी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वी वाई इंटू डी वी वाई, जैसे इसने यहाँ पे लिखा है। इस तरीके से पी जी इज इक्वल टू एफ ऑफ वी जी इंटू डेल्टा वी जी, जो इसने 1.29 एंड 1.30, जस्ट लाइक कि अगर है जो हमने 1.28 ये डेल्टा एन ओवर एन को हम क्या लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी से। तो अगर एक्स कंपोनेंट की बात करेंगे तो पी एक्स से लिखेंगे, अगर वाई कंपोनेंट की बात करें तो पी वाई से, और अगर जी कंपोनेंट की बात करेंगे तो पी जी। और ये बात याद रखें कि ये जो पी एक्स पी वाई पी जी क्या है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से है कि टोटल जो फेवरेबल आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, यानी फेवरेबल पार्टिकल मीन हम एक्स कंपोनेंट वाले को ले रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसके बाद जहाँ पे फिर उन तीनों को कंबाइन करता है। नोट दैट वी हैव टेकन द सेम फंक्शनल डिपेंडेंस इन ऑल थ्री केसेस, इट सिग्निफाइज दैट देयर इज नो प्रेफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल सिंस द थ्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट। हाँ जी, ये भी बात हमने की थी कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट कोई फंक्शन है तो हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम तीन जितने भी फंक्शन हमारे पास आए डी क्यूब एन वी एक्स ओवर एन, एक्स के लिए वाई के लिए जी के लिए, तो जब 3 टाइम होगा तो डी क्यूब बन जाएगा, और राइट साइड पे क्या आएगा, पी एक्स पी वाई पी जी। पी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है एफ ऑफ वी एक्स और साथ डी मी एक्स। इस तरीके वाई की वैल्यू पी वाई की वैल्यू एफ ऑफ वी वाई इंटू डी मी वाई, एंड पी जी की वैल्यू हमारे पास एफ ऑफ वी जी इंटू डी म्यू जी, जो कि ये लिखी हुई है। ठीक है, ये हम सारे इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे, और इसके जैसे एक्स वाली भी, तो ये हमारे पास 1.31 इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब अगर कहते हैं हैंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स समल्टेनियसली हैविंग वेलोसिटी
कंपोनेंट लाइंग बिटवीन वी एक्स से लेकर वी एक्स प्लस डी म्यू एक्स, वी वाई से लेकर वी वाई प्लस डी म्यू वाई एंड वी जी से लेकर वी जी प्लस डेल्टा म्यू जी। तो ये हमारे पास अगर हम इसमें जो n है हमारे पास मल्टीप्लाई कर लें 1.31 एक्सप्रेशन में, ये अगर n मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा डी क्यूब एन वी एक्स वी वाई वी जी इज इक्वल टू एन इंटू दिस होल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने एक और टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है कि नोट दैट all these d cube n vx vy vz molecule lie in the small volume element delta vx delta vy and delta vz। तो फिर क्या होगा जनाब, अगर ऐसी बात होती है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल जो कि देखें यहाँ पे डी क्यूब एन वी एक्स है, यहाँ पे हमारे पास एक वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, डी वी एक्स डी वी वाई डी जी, यानी एक वेलोसिटी स्पेस में एक वॉल्यूम एलिमेंट है, क्योंकि ये और ये क्या है, एक वॉल्यूम स्पेस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल है डी टी एन वी एक्स वी वाई वी जी, यहाँ पे डेल्टा वी एक्स डेल्टा वी वाई डेल्टा वी जी। तो कहते हैं दीज मॉलिक्यूल आर डिपिक्टेड एज वेलोसिटी पॉइंट। हाँ जी, a point representing a molecule with velocity component in 3 coordinate direction is called velocity point. Therefore, the density of the velocity point, the number density of molecule can be expressed as density क्या होती है, number of molecule and total volume। ठीक है, तो number of molecule in 3 dimensions यानी d cube n and over dvx dy and dz। तो हम इसको 1.33 डेंसिटी से लिखेंगे। तो अगर ये डिफिनेशन वैलिड है तो फिर हम अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। कहते हैं ऑन कंबाइनिंग 1.32 एंड 1.33, जो 1.32 इक्वेशन है और 1.33, तो यहाँ पे देखें ये चीज़ और ये जो डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जी, इसको अगर हम इस तरह डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। तो रो को हम इधर लिखेंगे इज इक्वल टू एन अपनी जगह पे रहेगा, एफ ऑफ वी एक्स एफ ऑफ वी वाई एंड एफ ऑफ वी जी। तो इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन रो में चला जाएगा। ठीक है, जो कि रो की फॉर्म में। फिर यहाँ पे कहता है कि सिंस द वेलोसिटी स्पेस हैज़ बीन अज्यूम टू बी आइसोट्रोपिक, द डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी पॉइंट कैन बी टेकन टू इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वी टू द एक्सेस, सो वी कैन राइट। क्योंकि कहते हैं कि जो टोटल डेंसिटी है ये तो गैसेस मॉलिक्यूल की क्या है, कांस्टेंट रहेगी। ये तो आइसोट्रोपिक है, हर पॉइंट पे सेम रहती है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, उसने इसको कांस्टेंट से लिखा है। और ये फिर वो क्या कहता है कि ये जो एफ ऑफ वी एक्स है, एफ ऑफ वी वाई, एफ ऑफ वी जी, इसको हम जनरली लिख सकते हैं एफ कैपिटल एफ से, और जो कि वी पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये जो एफ ऑफ वी है ये फर्दर किस पे डिपेंड करता है, ये वी नहीं है बल्कि वी स्क्वायर है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि गैसेस मॉलिक्यूल की ऑन द एवरेज वेलोसिटी अगर हम वी लेते हैं तो वी अगर राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो वी लेफ़्ट पे, तो इन दोनों की एवरेज ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हम वी नहीं लेते बल्कि क्या लेते हैं, वी स्क्वायर की हमेशा बात करते हैं। क्योंकि एवरेज वेलोसिटी अगर हम वी लें तो ज़ीरो हो जाएगी, जो कि नहीं होती गैसेस मॉलिक्यूल की। तो इसलिए हमने इसको क्या जे ऑफ वी नया फंक्शन लिखा है, एफ़ की जगह जे ऑफ वी स्क्वायर। कि हमारे पास जो जे है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वी स्क्वायर से। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे वेयर एफ एंड जी आर सम अदर फंक्शन, नोट दैट दिस इक्वेशन होल्ड फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ वी, इट इज़ सब्जेक्ट टू द कंडीशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी, कि अब देखें कि गैसेस मॉलिक्यूल की अगर कोई वेलोसिटी है वी एक्स वी वाई वी जी, तो ये तीनों डिफाइन कर रहे हैं जो वेलोसिटी की जो नेट मैग्नीट्यूड होगी इन रिजल्टेंट, कि वी स्क्वायर हमेशा इक्वल होगा इन बाकी तीनों कंपोनेंट की अलग-अलग स्क्वायर का सम का। ठीक है, तो फिजिकली इट मीन दैट आफ्टर ए लार्ज नंबर ऑफ collision the distribution will be isotropic, therefore for a fixed v and j of v square is a constant,
तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। कहते हैं कि अगर ये हमारे पास इनकी वेलोसिटी का जो वेक्टर है जे ऑफ वी स्क्वायर, जो कि 1.34 में लिखा है, यानी उन्होंने जनरली लिखा है कि ये फंक्शन जे क्या है ये हमें पता नहीं है, एफ ऑफ वी ये क्या है हमें पता नहीं है किसकी वैल्यू, लेकिन ये पता है कि ये वी स्क्वायर पे डिपेंडेंस है, यानी वेलोसिटी पे इनकी डिपेंडेंस है। और साथ साथ एक कंस्ट्रेंट भी हमारे पास कि वी जो 1.35 इक्वेशन है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, कि तीनों कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जो हैं इनका अलग-अलग का स्क्वायर का सम हमारे पास रिजल्टेंट के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो एक चीज़ होती है यहाँ पे कि अगर ऐसे के दे कोई चीज़ कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है। तो अब हम अपने जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें अलग-अलग एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से और जी के लिहाज से, और फिर इक्वल टू 0 कर दें, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस तरीके से हम लिखेंगे कि एफ़, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 1.34 वाली इक्वेशन को, तो ये हमारे पास बनेगी पार्शियल एफ ऑफ वी एक्स ओवर पार्शियल वी एक्स इंटू डी वी एक्स। जो बाकी चीज़ें होंगी, क्योंकि जब हम एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो बाकी चीज़ें कांस्टेंट होगी, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे इस एक्सप्रेशन में। एन उधर तो ये जो एन नंबर ऑफ मालिक्यूल तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट, एन दूसरी तरफ चल जाएगा तो ये एक और कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, इस तरीके से फिर जब एफ ऑफ वी एक्स ये कांस्टेंट होगा, एफ ऑफ वी जो वाई वाली कंपोनेंट है तो वो हम उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, और पार्शियल एफ वी वाई ओवर पार्शियल वी वाई इस तरीके से, प्लस पार्शियल एफ ऑफ वी एक्स पार्शियल एफ ऑफ वी वाई, ये हमारे पास इस केस में कांस्टेंट होंगे। और थर्ड का हमने डेरिवेटिव लेना है जो जी पे डिपेंड करना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी जी इंटू डेल्टा वी जी विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि राइट साइड पे कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव नहीं, सॉरी इसका नहीं, जो ऊपर वाला ये 1.34 का हमने डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, एफ ऑफ वी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी एक्स, और जो बाकी चीज़ है फिर वो कांस्टेंट, फिर प्लस एफ ऑफ वी वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी वाई, और बाकी को हमने कांस्टेंट रखा है। इस तरीके से फिर जी का डेरिवेटिव बाकी को कांस्टेंट रखा है। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक फॉलोअप करते रहेंगे। ठीक है, फिर अगर कोई यहाँ पे इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x है लेकिन साथ y वाले भी हैं और z, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो x वाले हैं जो वेरिएबल हैं वो अलग हो जाएंगे और y वाले अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन जो इक्वेशन 1.36 को उसको डिवाइड करते हैं एफ ऑफ वी एक्स वी वाई एफ ऑफ वी जी से। तो इस तरीके से कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगी और कुछ टर्म रह जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास x वाले सेपरेट, y वाले सेपरेट और z वाले सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, हमने किससे डिवाइड किया, एफ ऑफ वी एक्स एफ ऑफ वी वाई एंड एफ ऑफ वी जी 1.36 को। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1.37 उस वक्त वैलिड होगी कि जब ये अलग-अलग टर्म इक्वल टू इसमें अगर हम देखेंगे तो ज़ीरो अलग-अलग ज़ीरो की इक्वल। तो लेकिन इस चीज़ को हम देखते हैं लिटल बिट, एक और स्टेप यहाँ पे हम करते हैं। अच्छा जी, कहते हैं कि ये जो डिफरेंशियल फार्म ऑफ इक्वेशन 1.35 which express the condition under which Vx, Vy and Vz can vary with V square remain constant। तो अगर हम उसका डेरिवेटिव ले लें, हाँ जी, ये जो हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, तो अगर इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव भी हम ले सकते हैं। तो डेरिवेटिव क्या आएगा हमारे पास, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू, क्योंकि वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। वी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, टू वी एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स प्लस वी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू वी वाई इंटू डेल्टा वी वाई, प्लस इस तरीके से टू वी जी इंटू डेल्टा जी। और ये टू जो है सब में कॉमन है तो टू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा जब हम इस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, इन सारी इक्वेशन का।
तो 1.35 का आप डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 1.38 कंस्टेंट की इक्वेशन से ये डेरिवेटिव वाली इक्वेशन बनेगी। कहते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन डेल्टा वी एक्स, डेल्टा वी वाई एंड डेल्टा जी आर नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप देख रहे हैं दीज कैन टेक एनी वैल्यूज बट मस्ट सेटिस्फाई 1.38। टू रिलैक्स दिस कंस्ट्रेंट वो यूज़ लेग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर। हाँ जी, कि जब भी आप ये याद रखें कि जब भी हम लेग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं तो इसमें हम सिर्फ एक ही काम करेंगे कि जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन होगी उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फिर रिजल्टेंट इक्वेशन होगी उसको हम कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन में ऐड कर लेंगे बस। ठीक है, कि जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है उसको हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो इक्वेशन रिजल्टेंट बनेगी उसको हम अपनी कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि यहाँ पे एक चीज़ उसने एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड की है कि वो लिख रहा है कि हम क्या करते हैं, एक मिनट ये मैं अगर मिटा दूँ जी, इन दिस केस वी चूज द अनडिटर्मिनेड मल्टीप्लायर टू बी टू बी। कि इसने जो हमारे पास मैंने बात की कि हम एक जो अनडिटर्मिनेड जिस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को वो क्या होगा, अनडिटर्मिनेड मल्टीप्लायर। तो इसने स्पेसिफिकली कहा कि टू बी, ये टू बी की जगह हम और भी ले सकते हैं, इसके बारे में परेशान नहीं होना। लेकिन टू इसने क्यों किया है, टू इसने इसलिए किया है क्योंकि जब हम बाद में डेरिवेटिव लेंगे तो एक डेरिवेटिव इंटीग्रल जब भी लेते हैं किसी चीज़ का जिसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है तो इसके इंटीग्रल के नीचे एक टू आता है। यानी अगर आप यहाँ पे मैं आपको बता एक एक्स इंटू डी एक्स का जब आप इंटीग्रल लेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर टू आएगा। तो अगर हमारे पास यहाँ टू मौजूद है तो टू टू से सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन के लिए किया है। और ये ए बी क्यों लिया है, सी क्यों लिया है, ये हम कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। देखिए कांस्टेंट को अगर आप किसी कांस्टेंट पे डिवाइड करते हैं कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट कभी वेरी नहीं होना, ये एक नंबर वही होगा जो कि आप जो भी कांस्टेंट लिखें अनडिटर्मिनेड मल्टीप्लाई में तो ये कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये वही नंबर है जो कि हमारे पास बाद में आएगा। अगर हम कुछ भी लिखें हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो थोड़ी बहुत मॉडिफाइड हो जाएंगे लेकिन ये कांस्टेंट मॉडिफाई नहीं होगा। तो हमने लेग्रांज मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेड मल्टीप्लायर में क्या करना है, जो कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है उस कांस्टेंट से और जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी उसको हमने अपनी कंस्ट्रेंट वाली इक्वेशन में फिर ऐड कर देना है। तो कहते हैं कि ऑन अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमने कांस्टेंट को टू बीटा लिया है जैसे उन्होंने किया है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1.328 बाई टू बीटा, ज़ाहिर बात है जब आप इनको टू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एंड एडिंग द रिजल्टेंट इक्वेशन टू इक्वेशन 1.37। तो मैंने आपको कहा कि जो आपके पास अनडिटर्मिनेड मल्टीप्लायर होगी यानी जो कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको आप कंस्टेंट इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1.38 है और फिर आप ऐड करेंगे रिजल्टेंट इक्वेशन को अपनी जो इक्वेशन है आपके पास कंस्टेंट की। तो अब हमारे पास हमने 1.38 इक्वेशन के साथ टू बीटा मल्टीप्लाई किया और इसको हमने ऐड करना है अपनी कंस्टेंट इक्वेशन जो कि 1.37 इक्वेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत नोट करें कि जब आपने इस इक्वेशन को टू बीटा से मल्टीप्लाई किया सारी इक्वेशन को तो इधर भी टू बी इस टर्म के साथ टू बी इंटू वी एक्स इंटू डी वी एक्स ये आप इसमें कोरस्पॉन्डिंग ऐड कर लेंगे। इस तरीके से टू बी एक इधर आएगा इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो आप इसमें डेल्टा वी वाई कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे लिया है इस तरीके से टू बी इंटू डेल्टा वी जी, अगर आप इससे टू बी मल्टीप्लाई करेंगे टू बी वी जी इंटू डेल्टा वी जी और यहाँ पे डेल्टा वी जी है और इसमें भी डेल्टा वी जी, तो आप यहाँ पे कॉमन लेंगे बाकी टर्म को आप सिंपली ऐड कर लेंगे। यानी इस एक्स वालों को जी वालों को अलहदा जैसे उन्होंने जी वालों को अलहदा किया है और एक्स वालों को ये जो एक्स कम वाले हैं इनको आपने अलहदा ऐड कर देना है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपने यहाँ तक फॉलो अप किया होगा। हमने टू बी इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर जो डी वी एक्स यहाँ पर इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन क्योंकि हमने ऐड करना था
तो इनमें डी वी एक्स है, उनमें भी डी वी एक्स है, हमने कॉमन ली है, और बाकी जो चीज़ बच रही है ये टर्म प्लस इसका वी एक्स जो टू बीटा वाली टर्म है, जो वी एक्स वाली वो हमारे पास सर्वाइव कर गई, क्योंकि हमने इस पूरी इक्वेशन को टू बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इसमें डी वी वाई कॉमन आएगा इन दोनों में, तो डी वी वाई जो कि इसने यहाँ पे बाहर लिया है, बाकी टू बी बाहर से मल्टीप्लाई वी वाई, टू बी बाहर से मल्टीप्लाई वी वाई ये पड़ा है, और ये इक्वेशन यहाँ पे उसने एज इट लिखी है। इस तरीके से थर्ड टर्म भी। ठीक है, तो जब हमने ये किया, अब हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आ चुका है। तो वो इक्वेशन वो कैसे है कि अगर आप देखें कि ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, ये वाई पे, और ये जी पे, और ये उस वक़्त ये इक्वेशन ठीक है होगी जब ये इंडिविजुअली ज़ीरो की इक्वल होगा, यानी ये टर्म अलहदा इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ये अलहदा इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ये अलहदा इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, तो जी ज़ीरो कर लें। पहली टर्म को हमने ज़ीरो की इक्वल कर दिया है, तो बाकी दो टर्म बच गई वाई वाली, तो इनको भी हम अलहदा अलहदा ज़ीरो कर लेंगे। ठीक है, तो जब अलहदा अलहदा ज़ीरो कर लेंगे तो फिर हमारे पास इस तरीके की तीन इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक्स वाली अलहदा, वाई वाली अलहदा, और जी वाली अलहदा, और हम वन बाई वन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जी, तो पहले वो क्या कहता है कि अगर हम फर्स्ट जो एक्स वाली इक्वेशन है इसको अगर हम ले लेते हैं, तो इसमें हमारे पास ये बनेगा 1/1.40 इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 1.40 इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को अगर आप थोड़ी बहुत मैनिपुलेट करें तो ये हमारे पास होगा डेल्टा, यानी पार्शियल एफ और पार्शियल एक्स को आपने अलहदा किया है यहाँ पे, एंड बाकी जो कांस्टेंट है उसको आप दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो इस तरीके से -2bvx इंटू डी वी एक्स, और फिर इसको इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, तो जिस चीज़ का इंटीग्रल ऊपर मौजूद है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके का एक फार्म बनेगी। मैं यहाँ पे जी अब दोनों इधर भी इंटीग्रेट किया, इधर भी इंटीग्रेट किया, तो इसका डेरिवेटिव ये ऊपर मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव log ऑफ एफ ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे भी राइट साइड पे भी आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के बाद जब आप वी एक्स इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल होगा वी एक्स स्क्वायर ओवर टू, और एक टू यहाँ पे मौजूद है, तो टू टू से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरीके से एफ ऑफ वी एक्स। अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे, तो ये कुछ जो बीच में प्लस है ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा, और फिर लॉग, क्योंकि हमें एफ ऑफ वी एक्स चाहिए, हमें लॉग नहीं चाहिए, दोनों तरफ क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेने से क्या होगा, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपने एंटी लॉग लिया तो यहाँ पे सब चीज़ एक्सपोनेंट में चला जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास अगर हमने एक्स एफ ऑफ वी एक्स फाइंड करने में सक्सेसफुल लिए, तो बाई दिस सिमेट्री एफ ऑफ वी आई आ जाएगा और एफ ऑफ वी जी, तो हम तीनों को अब क्या करेंगे, जो हमारे पास तीन एफ ऑफ वी एक्स, एफ ऑफ वी वाई और एफ ऑफ वी जी को अपनी प्रीवियस इक्वेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहाँ पे पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगी। क्योंकि हम हमारे पास डी एन ऑफ वी एक्स इज इक्वल टू एन ए एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा वी एक्स है। इस तरीके से कहते हैं कि ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1.45a 1.45b एंड 1.4 obtain the required expression for d cube n of vx vy vc इज इक्वल टू एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी एक्स स्क्वायर। ये देखें जब भी एक बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो पावर उन्हें वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, और इनको थोड़ा बहुत सेम लिखा है। ठीक है, तो फिर उसने क्या, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, ये हमारे पास वी स्क्वायर की इक्वल है, तो बाकी को उन्होंने क्या किया, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन के बाद इस तरीके से 1.46 के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर उसने क्या किया है कि जो डी क्यूब एन है इसके राइट साइड पे डी वी एक्स डी वी वाई इनको इसने डिवाइड किया, तो रो की फार्म में रो इज इक्वल टू एन ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा इंटू वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर, और फिर ये वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जनरली एक रो स्क्वायर से वी स्क्वायर से लिख सकते हैं। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो कि
एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा वी स्क्वायर के साथ वेरी करती है। तो यहाँ तक आई थिंक कि बहुत है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक बहुत लेंथी कंटेंट था, लेकिन अगर आप साथ साथ फॉलो अप करते रहेंगे तो फिर इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम जो है लेक्चर को एंड करते हैं।